आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारत में जितने प्रकार के लॉज हैं, जितने प्रकार की विधियां हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे एक चार्ट के माध्यम से, जिसको बोर्ड पे मैंने बनाया है। कि देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग एलएलबी पास कर लेते हैं, एलएलबी के दौरान हमें ये नहीं बताया जाता है, या एलएलबी पास करने के बाद भी हमें ये नहीं पता चल पाता है, या यहाँ तक जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें भी बहुतायत लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे देश में जितनी प्रकार के लॉज विद्यमान हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखें, कैसे उनको अलग अलग नामों से हम जान सकें। क्योंकि हम लोग व्यवहार में सुनते रहते हैं कि कुछ ऐसी विधियां हैं जिसको सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, कुछ को प्रोसीजर लॉ कहते हैं, कुछ को स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, फैमिली लॉ। इस तरह से बहुत तरह से कानून हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। एक दिमाग में कन्फ्यूजन बना होता है कि इन सभी विधियों को हम किसको हम समझें कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, कौन सा प्रोसीजरल लॉ है, कौन सा स्पेशल लॉ है। तो आज इस चार्ट के माध्यम से हम एक बिल्कुल बेसिक क्लास, जो कि एलएलबी में एडमिशन लेते समय पहले ही क्लास में बच्चों को ये बात बताई जानी चाहिए, वो किसी कारण से आपको नहीं बताया गया, या आप क्लास में उपलब्ध नहीं थे, या टीचर की लापरवाही की वजह से, मतलब कोई भी रीजन हो, यदि आपको इस विषय की जानकारी नहीं हो पाई तो मैं बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और ये बेसिक जानकारी आपके विधि क्षेत्र में ज्ञान का नींव साबित होगा, क्योंकि ये बेसिक है, ये आधार है। अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं, दिमाग में अगर एक फिगर आपके नहीं बनेगा कि क्या होता है कानून, क्या स्पेशल है, क्या लोकल लॉज हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे कानून को। अगर आप इस विधि क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, चाहे आप पीसीएसजे के रूप में यूपी एपीओ या अदर स्टेट का यूपीओ एपीओ या पीसीएसजे या एचजेएस के एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप, या लीगल एडवाइज़र के रूप में, मतलब कहीं भी आप लीगल हैसियत से अपने आप को जो है पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे हिंदू उत्तराधिकार के बारे में और एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में, उत्तराधिकार का कैसे जो है संपत्तियों का अंतरण उत्तराधिकार में होता है, क्या होते हैं जो है उत्तराधिकारी, किस प्रकार से कौन से विवाद होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ के बारे में, प्रोसीजरल लॉ के बारे में, मतलब समय समय पे मैं आप लोगों को विधि के क्षेत्र में, ठीक है, जो आपके व्यवहार से जुड़े हुए कानून हैं, जिनको प्रैक्टिस में या एलएलबी में या आपको तैयारी के लिए ज़रूरत है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को, ठीक है, विधि के बारे में जानकारी देता रहूँगा। इतना ही नहीं, इस चैनल पे तो केवल आपको ऑनलाइन वीडियो ही मिल सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास भी हमारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के आवास विकास कॉलोनी में संचालित की जा रही है। यदि आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है, एडमिशन के लिए या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी के लिए, तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9161113061 9161113061 पे आप संपर्क भी कर सकते हैं, चाहे एडमिशन के लिए या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी के लिए। और हम लोग चलते हैं, ठीक है, इस विधि के बारे में समझते हैं। पहले चीज़ तो आपको ये समझना है कि जो भारत में प्रचलित जितनी प्रकार की विधियां हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को ये है कि सब लोग यही समझते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वही सब कानून है, वही आईपीसी है, वही सीआरपीसी है, वही सिविल विधियां हैं, सब कुछ संविधान में लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, सब कुछ संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में केवल उतनी बात बताई गई है जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक है। मोटा मोटा मैं कहूँगा तो हमारे देश के बारे में
हमारे देश की क्या विशेषता होगी, हमारे देश की गवर्नमेंट कैसे होगी, हमारे देश के नागरिक कौन होंगे, उन नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, राज्य के क्या दायित्व होंगे, राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, क्या संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी होंगी, केवल इसके बारे में संविधान में बताया गया है। ठीक है, कौन सा कार्य अपराध है, कौन सा कार्य अपराध नहीं है, ये सब संविधान में नहीं बताया गया है। हाँ, ये बात सही है कि संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों के से असंगत कोई कानून देश में नहीं बनाया जा सकता। अगर मूल अधिकार से असंगत कोई भी कानून है और वो छूट नहीं दिया गया है उसे, तो वो कानून संविधान के अनुसार शून्य हो जाएगा, अर्थात ऐसे कानून का विधि की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं होगा। बहुत सारे कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जाता है संविधान के आधार पर चैलेंज करके, क्योंकि जो संविधान का ऑब्जेक्ट है, खास तौर से जो फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जब कोई प्रोसीजर लॉ, कोई सब्सटेंटिव लॉ खरा नहीं उतरता है, तो हमारे देश की जो सर्वोच्च अदालतें हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति रखती हैं। तो मैं समय समय पे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा कौन सी विधियाँ असंवैधानिक हैं, कौन सी नहीं है। फिलहाल हम लोग आज इस विधि के बारे में समझेंगे कि इस विधि के बारे में जो है कैसे आप केवल इस 15 मिनट के वीडियो में अपने जो है दिमाग को कंसाइज करके, ठीक है, कंसंट्रेट करके बहुत अच्छे ढंग से पूरे विधि को एक बार में देख लेंगे, एक बार में देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए मैं देखिए सबसे पहले विधि को, ठीक है, यहाँ लिखा हूँ लॉ, ठीक है, विधि को 2 भागों में मैंने बांटा है। देखिए मौलिक विधि, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, हिंदी में इसे सारवान विधि भी कहा जाता है, और दूसरा है प्रक्रिया विधि अर्थात प्रोसीजर लॉ। ठीक है, तो जो प्रोसीजर लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ है, हम पहले तो ये समझेंगे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस क्या है। ये अक्सर एग्जामों में आपके पूछा जाता रहता है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब है ऐसी विधि, ऐसा कोई कानून जिसमें व्यक्तियों के अधिकार की बात, उनके दायित्व की बात, उनकी निर्योग्यताओं की बात की गई हो, उस विधि को हम मौलिक विधि या सब्सटेंटिव लॉ या उसे सारवान विधि कहते हैं। चाहे वो सिविल राइट हमारे हों, चाहे हमारे क्रिमिनल राइट हों, इससे मतलब नहीं है। कोई भी विधि हो जिसमें व्यक्तियों के अधिकार की बात की गई हो, या व्यक्तियों के साथ साथ किसी के अधिकार की बात की गई हो, जानवरों के अधिकार की बात की गई हो, पक्षियों के अधिकार की बात की गई हो, तो ऐसी विधियां जिसमें अधिकारों का उल्लेख हो, कर्तव्यों का उल्लेख हो, दायित्वों का उल्लेख हो, निर्योग्यताओं का उल्लेख हो, ऐसी विधियों को हम मौलिक विधि कहते हैं। जैसे आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, अगर कोई कहा गया है कि हमारा ये राइट है कि कोई भी व्यक्ति मेरी मृत्यु कारित ना करे, जिसको कहते हैं मर्डर ना करे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसे राज्य दंडित करेगी। कौन? जिसने कानून बनाया है। हमारी संप्रभु ने कानून बनाया है, हमारी देश की संसद ने कानून बनाया है, या राज्यों की विधान मंडलें कानून बनाती हैं, तो उनके आदेश का उल्लंघन है। मना किया गया कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है, हर व्यक्ति का ये राइट है कि उसकी सहमति के बिना उसे थप्पड़ ना मारे, उसकी सहमति के बिना उसकी संपत्ति को ना ले। अगर आप लेते हैं तो वो चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना, या आपराधिक दुर्विनियोग, या आपराधिक न्यास भंग, मतलब अलग अलग प्रकार के अपराध हो सकते हैं। सिविल राइट मेरा है कि अगर आपने मुझसे कर्ज लिया है तो आप उस कर्ज को निश्चित समय पे वापस करें। जो हमारे और आपके बीच संविदा हुई हो, जो बातचीत हुई हो, उस बातचीत के अनुसार आप उस पैसे को वापस करें, ये मेरा राइट है। ठीक है, तो जो सिविल राइट है, पूजा करने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, शव या मुर्दा को दफनाने का अधिकार, ठीक है, ये सब हमारे सिविल राइट हैं। आप इसे मना नहीं कर सकते हैं। यदि मना करेंगे तो हमारे सिविल राइट का वायलेशन होगा। तो ये राइट हमारे जहां लिखे गए हैं, जिस कानून में लिखे गए हैं, उसे हम मौलिक विधि कहते हैं। ठीक। दूसरी बात,
जिन विधियों में इन मौलिक अधिकारों के परिवर्तन की बात की गई हो, उसे लागू कराने की बात की गई हो, उन विधियों को प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, प्रक्रिया विधि कहते हैं। जैसे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किसी की चल संपत्ति को उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से बेईमानीपूर्ण आशय से नहीं हटाएगा। यदि हटाता है तो वो चोरी करता है, ये कहा जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके जो है उसे किसी उसकी सहमति के बिना या किसी बचाव के विधिपूर्ण बचाव के बिना, ठीक है, उसे थप्पड़ ना मारे। यदि मारता है तो ये वॉलंटरली हर्ट का ऑफेंस बनता है 323 या 325-26 का, मतलब जैसा भी चोट गंभीर हो। तो अगर आपने मार दिया या किसी की संपत्ति ले लिए तो क्या मारते या संपत्ति लेते ही जेल में चले जाओगे? नहीं। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है कि वो व्यक्ति एक निश्चित अदालत में, न्यायालय बना हुआ है, पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं जहां पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। आप वहां जाके सक्षम कोर्ट में या सक्षम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट या FIR दर्ज कराइए, मतलब जो जहां दर्ज होता है। अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो आप वहां दर्ज कराएंगे, फिर वहां से एक्शन लिया जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगा यानी विवेचना होगी, फिर रिपोर्ट कोर्ट में लगाई जाएगी। कोर्ट दोनों पार्टियों को बुलाएगा, सुनेगा, फिर अपना निर्णय पास करेगा। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप क्या है, पूरा प्रोसीजर है कि नहीं है कि पुलिस स्टेशन होगा, FIR कैसे दर्ज होगा या कंप्लेंट कैसे दर्ज होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्ज कैसे फ्रेम किया जाएगा, चार्जशीट क्या होता है, फिर कैसे इंक्वायरी होगा, कैसे ट्रायल होगा, कैसे बहस होगा, कैसे जिरह होगा, कैसे गवाही ली जाएगी, ठीक है, कैसे पार्टियों को बुलाया जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो जिन विधियों में ये लिखा जाता है उन विधियों को हम प्रक्रिया विधि या प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। तो आप देखेंगे कि दांडिक मौलिक विधि, मौलिक विधि और सिविल विधि, यानी सारी विधियों को दो भागों में बांटा गया, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि, जैसा कि ऊपर चार्ट में दोनों जगह उल्लिखित है। ठीक, उसके बाद जरा देखिए, मौलिक विधि को दो पार्ट में मैंने बांट दिया। या तो वो मौलिक विधि हमारे दांडिक मौलिक अधिकार की बात करता होगा या हमारे सिविल अधिकार की बात करता होगा। देखिए, दांडिक मौलिक अधिकार और सिविल अधिकार में, ठीक है, यानी सिविल मौलिक विधि और दांडिक मौलिक विधि में जो बारीक अंतर है वो है उपचार। जो रेमेडी है, जो हमें उपचार दिया जाता है, उसी के आधार पर हम मेन अंतर करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया जिसके करने पे सजा का प्रावधान हो तो वो दांडिक मौलिक विधि कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरी सहमति के बिना मेरी संपत्ति को या मेरे जेब से पैसा निकाल ले तो ये चोरी है। तो इस चोरी के लिए, मतलब ये एक कार्य है और ये कार्य चोरी कहलाता है, और चोरी एक अपराध है और उसके लिए दंड लिखा हुआ है उपचार के रूप में। मतलब मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने पैसा निकाला उसे दंडित किया जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा। मुझे कुछ नहीं मिलता है, हाँ संभव होगा तो मेरा पैसा वापस करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी विधियों को दांडिक मौलिक विधि कहते हैं। जिसमें दंड का प्रावधान हो उसे दांडिक मौलिक विधि, और जिसमें सिविल उपचार हो, सिविल उपचार का मतलब कि हमें जो नुकसानी हुई है उसके मुआवजा दे देना, उसके लिए कंपनसेट करा देना, कंपनसेशन यानी प्रतिकर दिलाया जाना या स्टे ऑर्डर पास किया जाना, ठीक है, ये सिविल राइट बनता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने मुझसे 10,000 रुपया कर्ज ले लिया तो उसका ड्यूटी है कि वो निर्धारित समय पे वो पैसा मेरा वापस करे। ये मेरा मौलिक राइट है, सिविल मौलिक राइट। अगर वो वापस नहीं करता है तो हम कोर्ट में जाके कंप्लेंट, वो केस दर्ज कराएंगे, एक वाद दाखिल करेंगे वहाँ पे, ठीक है, जिसको मुकदमा कहते हैं कि मुकदमा दाखिल हो गया, दीवानी मुकदमा दाखिल हो गया, दीवानी मुकदमा दाखिल करेंगे। अब उस दीवानी मुकदमे में क्या होगा कि वो पैसा जो मेरा लिया गया है वो मेरे वापस करवाया जाएगा। ठीक है, तो पैसा वापस करवाया जाएगा, मुझे दिलवा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मेरी संपत्ति पे, मेरे घर पे, मेरे मकान पे, मेरे जमीन पे कब्जा कर लिया मेरी सहमति के बिना अवैध तरीके से, यानी कानून उसका साथ नहीं देती है फिर भी उसने कब्जा कर लिया, तो इसके लिए भी हम दीवानी मुकदमा दाखिल करेंगे। ठीक है, या जो और स्टेप हैं वहां जाएंगे, और उस आदेश में क्या होगा कि उसे वहां से बेदखल होने का आदेश दिया जाएगा, मुझे कब्जे में रखा जाएगा, ना कि उसे जेल में डाला जाएगा।
तो इस तरह से, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत मौलिक विधियाँ जो होती हैं, दांडिक मौलिक विधियाँ, कभी कभी सिविल मौलिक राइट भी जनरेट कर देते हैं, तो वो बहुत बारीक अंतर है, ठीक है। तो दांडिक मौलिक विधियां दो भाग में बटी हैं, दांडिक मौलिक विधि, सिविल मौलिक विधि। दांडिक मौलिक विधि का मतलब ऐसी विधियां जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता की बात की गई हो और जिसके भंग होने पर उपचार के रूप में दंड का प्रावधान हो, उसे दांडिक मौलिक विधि कहते हैं। और सिविल मौलिक विधि का तात्पर्य ऐसी विधियां जिसके उल्लंघन होने पर सिविल उपचार का प्रावधान हो, अर्थात कंपनसेशन दिए जाने की बात हो, स्टे ऑर्डर दिए जाने की बात की गई हो, उसे हम सिविल मौलिक विधि कहते हैं। उसी प्रकार से प्रक्रिया विधि भी दो भाग में बटा हुआ है। अगर वो हमारे दांडिक मौलिक अधिकारों के परिवर्तन की बात करता है तो दांडिक प्रक्रिया विधि, और सिविल अधिकारों के परिवर्तन की बात करता है तो वो सिविल प्रक्रिया विधि, ठीक है। तो इस तरह से मौलिक विधियां दो पार्ट में बट गई और सिविल विधियां भी दो पार्ट में बट गई। सिविल प्रक्रिया विधि, ठीक है, सॉरी, प्रक्रिया विधि दो पार्ट में बट गया, दांडिक प्रक्रिया विधि, सिविल प्रक्रिया विधि। अब आइए, मैं अभी दृष्टांत दिया हूं नीचे, ठीक है। दांडिक मौलिक विधि जो है ये भी तीन भाग में बटा हुआ है, अर्थात दांडिक मौलिक विधि जो है वो खुद तीन भागों में बटा हुआ है। जितने भी दांडिक मौलिक विधियां हैं हमारे देश में, ठीक है, वो क्या हैं, या तो सामान्य दांडिक मौलिक विधि होगा, या विशेष दांडिक मौलिक विधि होगा, या स्थानीय दांडिक मौलिक विधि होगा। अर्थात इसको जनरल पेनल कोड कहेंगे, इसको स्पेशल क्रिमिनल एक्ट कहेंगे, इसको लोकल क्रिमिनल एक्ट कहेंगे, ठीक है, लोकल क्रिमिनल एक्ट। अब इस जनरल पेनल कोड में आप देखिए आईपीसी ही लिखा हुआ है आपका, यानी जो सामान्य दांडिक विधि हमारे देश में है इसको आईपीसी, इसका दृष्टांत है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का। और अक्सर जितने मुकदमे देश में चलते हैं, जितने मुकदमे चलते हैं उसमें से जरूर ये धारा आईपीसी की लगती है। जैसे कहीं मारपीट हुआ है तो मारपीट हुआ होगा, गाली गलौज हुआ होगा, धमकियां दी गई होंगी, तो मारपीट में 323, 324, 325, 326, गाली गलौज हुआ है 504, धमकी हुई है 506, घर में घुस के मारा गया है 500, 452, ठीक है, इस तरह की धाराएं लगती रहती हैं। मर्डर हो गया है तो 302, ठीक है, किसी व्यक्ति को उठा ले गया है, यानी किडनैपिंग कर लिया गया है, उससे फिरौती मांगा जा रहा है तो 363, 364, 364A, 365, ठीक है, 63A, इस तरह से धाराएं लगती हैं। तो ये धाराएं कहाँ की हैं, आईपीसी की, भारतीय दंड संहिता की धाराएं उस पर लागू की जाती हैं। ये एक जनरल पेनल कोड है। जनरल पेनल कोड का मतलब है कि एक ऐसा कानून है जो अपने समय में, जिस समय ये बनाया गया था 1860 में, उस समय लगभग होने वाले सभी प्रकार के अपराधों को, चाहे वो संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, शरीर से जुड़ा हुआ अपराध हो, सिक्का से जुड़ा हुआ अपराध हो, करेंसी नोट से जुड़ा हुआ अपराध हो, दस्तावेजों से जुड़ा हुआ अपराध हो, लोक सेवकों के विरुद्ध होने वाला अपराध हो, धर्म के विरुद्ध होने वाला अपराध हो, विवाह से जुड़ा हुआ अपराध हो, लोक निवेशन से जुड़ा हुआ अपराध हो, देश के विरुद्ध जुड़ा हुआ अपराध हो, सभी अपराधों को कवर करने वाला ये आईपीसी है। इसीलिए इसका नाम जनरल पेनल कोड है, एक सामान्य दांडिक विधि इसीलिए कहलाती है। उसके अलावा दूसरी कानून होते हैं विशेष दांडिक विधि, जिसको स्पेशल क्रिमिनल एक्ट कहते हैं, स्पेशल क्रिमिनल लॉ। स्पेशल क्रिमिनल लॉ का फीचर ये है कि किसी पर्टिकुलर विषय पे बनाया गया कानून, यानी ऐसा कानून जो किसी एक विषय पे लागू हो। जैसे मैंने दृष्टांत दिया है SC/ST एक्ट, ठीक है, SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट का मतलब है कि अगर आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, जाति सूचक गाली देते हो, उन्हें अपमानित करते हो, ठीक है, या उन्हें जूते का माला पहनाते हो, मतलब इस तरह से कोई भी जो उनके साथ अत्याचार हो रहे थे उस प्रकार का कोई भी अत्याचार अगर आप करते हो तो आप पे SC/ST एक्ट जरूर लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने उन्हें गाली दिया है, मारा पीटा है, तो आईपीसी भी लगती है। तो आईपीसी प्लस SC/ST एक्ट दोनों के तहत मुकदमा बनता है।
लेकिन SC/ST एक्ट बिल्कुल केवल SC/ST के लिए बनाया गया है, इसीलिए ये स्पेशल क्रिमिनल लॉ है। DP एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषिद्ध एक्ट, ठीक है। तो दहेज का लेना देना, दहेज मांगना भी तो अपराध बनाया गया है, तो ये कानून केवल दहेज के लेने देने पे लागू होता है, इसलिए DP एक्ट है, इसको भी स्पेशल क्रिमिनल एक्ट कहते हैं। NDPS एक्ट हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, ठीक है। इस तरह से जितने भी कानून हैं जो पर्टिकुलर एक विषय पे बनाए गए हों वो स्पेशल क्रिमिनल लॉ कहलाते हैं, ठीक है। और जो ऐसे क्रिमिनल लॉ जो किसी एक क्षेत्र के लिए बनाए गए हों, किसी एक क्षेत्र के लिए, किसी एक स्टेट के लिए बनाए गए हों, ऐसे क्रिमिनल लॉ को हम लोकल क्रिमिनल लॉ कहते हैं, ठीक है, यानी स्थानीय दांडिक विधियां कहते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का दृष्टांत दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक बना हुआ है गुंडा एक्ट, ठीक है। इस गुंडा एक्ट जब किसी पे लगता है तो उस व्यक्ति को उस जिले से या किसी स्थान से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कम से कम 6 महीने के लिए कह दिया जाता है, जिसे मैक्सिमम 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसे जिले से बाहर कर दिया जाता है जब गुंडा एक्ट लगता है। गैंगस्टर एक्ट, ठीक है, गैंगस्टर एक्ट भी उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया कानून है, तो ये एक्ट केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू होता है। इस एक्ट के तहत जब ये एक्ट लगता है तो भी सज़ा उस व्यक्ति की बढ़ जाती है, मिनिमम सज़ा यहाँ हो जाती है। तो ये सब स्थानीय विधियाँ हैं, स्थानीय दांडिक विधियाँ। क्यों? क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश में लागू होती हैं, लेकिन जो स्पेशल दांडिक विधियाँ होती हैं ये पूरे भारत में लागू होती हैं जब तक कहीं मना ना किया गया हो। तो अगर आप कहेंगे तो इन दोनों में जो अंतर है, अंतर ये है कि ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये भी होता है, ये भी पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, यानी विषय पर, लेकिन अंतर ये है कि ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है और ये पर्टिकुलर किसी स्थान के लिए बनाया जाता है। उसी तरह से सिविल मौलिक विधि भी 3 भागों में बटा हुआ है। सामान्य सिविल विधि में जैसे TPA, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, संपत्ति को बेचना है तो कैसे बेचा जाएगा, बंधक करना है, मॉर्गेज तो कैसे किया जाएगा, दान करना है तो कैसे दान किया जाएगा, ठीक है, पट्टा करना है तो कैसे पट्टा यानी बटाई उठाया जाना कैसे उठाया जाएगा, तो ये सब, ठीक है, अदला बदली करना है तो कैसे होगा, तो ये सामान्य विधि बताई गई है। उसके बाद ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम के तहत संविदा कैसे की जाती है, संविदा कौन कर सकता है, इसके लिए सब सामान्य चीज़ें बताई गई हैं। कुछ प्रकार के विशेष संविदाओं का भी उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये सब जनरल सिविल विधि कहलाते हैं, यानी सिविल मौलिक विधि। उसके बाद विशेष सिविल मौलिक विधि में, ठीक है, ये देखिए सोगा मैंने लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम, ठीक है। और फिर है आपका पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, भागीदारी अधिनियम, फिर है ट्रस्ट एक्ट, ठीक है, न्यास अधिनियम, SRA विशिष्ट अनुतोष अधिनियम यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फिर है हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम। ये सब क्या है? ये सब विशेष सिविल मौलिक विधि है, विशेष सिविल मौलिक विधि है। और इसी जो विशेष सिविल मौलिक विधि होते हैं, इसी में अगर वो सिविल मौलिक विधि किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल लॉ या वैयक्तिक विधि भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो वैयक्तिक विधियां होती हैं, जो पर्सनल लॉ होते हैं, वो सब सिविल विधि भी हैं, लेकिन वो सिविल विधि, ठीक है, जनरल ना हो करके स्पेशल की श्रेणी में आती हैं। तो मैं यहाँ केवल हिंदू मैरिज एक्ट लिखा हूँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू भरण पोषण एवं हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम है, ठीक है। मुस्लिम विधि भी इसी तरह से है, शरीयत अधिनियम है, विवाह विच्छेद अधिनियम है, काजी अधिनियम है, ठीक है, यानी ये सब मुस्लिम काजी अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, ठीक है, मुस्लिम शरीयत अधिनियम, ठीक है, 1937। तो इस तरह से कई सारे विधियाँ मुस्लिमों में भी बनी हुई हैं जो केवल और केवल मुस्लिमों पर लागू होती हैं, तो वो उनका पर्सनल लॉ कहलाता है। क्योंकि जो पर्सनल लॉ होते हैं, पर्सनल लॉ की जो मेन विशेषता है वो यही है कि वो पारिवारिक विषयों से जुड़े होते हैं, अर्थात विवाह से, भरण पोषण से, उत्तराधिकार से, दत्तक ग्रहण से,
ठीक है, माइनॉरिटी से, इन सब विषयों से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें हम पर्सनल लॉ कहते हैं। ये हिंदुओं के लिए भी है, मुस्लिमों के लिए भी है, लेकिन ये होते सिविल विधि ही हैं। ठीक है, इनको कहेंगे सिविल विधि ही, लेकिन सिविल विधि में क्योंकि ये पर्टिकुलर धर्मों पे लागू होते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। तो सभी पर्सनल लॉ सिविल विधियां होती हैं, और सिविल में भी वो जनरल नहीं, स्पेशल होती हैं। ठीक, लेकिन सभी विशेष सिविल मौलिक विधियां पर्सनल लॉ नहीं कहलाती हैं, लेकिन सभी पर्सनल लॉ विशेष सिविल मौलिक विधियां कहलाती हैं। उसके बाद स्थानीय सिविल विधि भी होता है, लोकल सिविल लॉ। तो लोकल लॉ जिसको हम लोग कहते हैं, लोकल लॉ में खासतौर से रेवेन्यू एक्ट आता है, जमीन से जुड़ी हुई जो कानून है, जैसे जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 था, तो वो खैर हटा दिया गया, उसकी जगह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आ गया है, चकबंदी अधिनियम आ गया है, जो चकबंदियां होती हैं, ये सब किसानों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, उसके बाद आपका रेंट एक्ट, किराया अधिनियम आ गया। ठीक है, और ये आपका नगर पालिका अधिनियम, ठीक है, पंचायत राज अधिनियम, ये सब नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, ये सब अधिनियम क्या है, इनको स्थानीय विधि कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी स्थान पे लागू होते हैं। हर स्टेट का आप देखोगे तो लोकल लॉज अलग अलग है, सिविल लोकल लॉज अलग अलग है, और क्रिमिनल लोकल लॉज भी अलग अलग है। यानी ये क्रिमिनल लोकल लॉज और सिविल लोकल लॉज, ये दोनों ही विधियां हर स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो विशेष सिविल विधियां हैं, विशेष दांडिक विधियां हैं और सामान्य सिविल विधियां हैं, सामान्य दांडिक मौलिक विधियां हैं, ये पूरे देश के लिए एक होती हैं। उसके बाद प्रक्रिया विधि में हम लोग आ जाते हैं, प्रोसीजर लॉ में आ जाते हैं। प्रोसीजर लॉ में आप देखेंगे तो प्रोसीजर लॉ दो पार्ट में बटा हुआ, दांडिक प्रक्रिया विधि, सिविल प्रक्रिया विधि। भाई अगर अपराध होगा तो उसके लिए हम पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, कोर्ट में जाके कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, या पुलिस स्टेशन में जाके FIR दर्ज कराएंगे, या NCR दर्ज कराएंगे, फिर हमारा मामला आगे बढ़ेगा, कोर्ट में जाएगा, वहाँ दोनों पार्टियों को सुन के न्याय दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं तो लिखना जरूरी है, जहाँ लिखा गया वही प्रक्रिया विधि कहलाती है। दंड के विषय से जुड़ा हुआ, इसलिए दांडिक प्रक्रिया विधि कहलाती है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया विधि, अगर हमारे ज़मीन को लेके कोई विवाद हो गया, हमारा कोई कब्जा लिया हुआ है नहीं दे रहा है, हमसे कोई पैसा कर्ज लिया हुआ है नहीं वापस कर रहा है, हमारे पूजा करने के अधिकार को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, हमें जुलूस निकालने से कोई रोक रहा है, हमें मुर्दा दफनाने से कोई रोक रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए कहीं उपचार जरूर लिखा गया होगा कि उसे रोका जाए, स्टे ऑर्डर पास किया जाए, हमें कंपनसेट कराया जाए। हमें वोट देने से कोई रोक रहा है, तो वोट देने से किसी ने रोक दिया तो हमारे सिविल मौलिक अधिकार का भंग हुआ, अतः हमें कंपनसेट किया जाए, उसको दंडित किया जाए। तो दंडित करने में कोई जेल नहीं भेजा जाता है, बल्कि उससे पैसा दिलवा दिया जाता है, जिसको कंपनसेशन कहते हैं। ये भी कहीं लिखना तो पड़ेगा, तो जहाँ लिखा गया उसे सिविल प्रक्रिया विधि कहा गया। अब दांडिक प्रक्रिया विधि और सिविल प्रक्रिया विधि भी दो दो भागों में बटी हुई हैं। कैसे? दांडिक प्रक्रिया विधि में एक सामान्य प्रक्रिया विधि लिखा हुआ है, CRPC। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। ठीक है, CRPC में इसके भी वीडियो बना के डालूंगा आप लोगों को। और CRPC में कंप्लीट प्रोसीजर लॉ लिखा हुआ, कंप्लीट प्रोसीजर लॉ लिखा हुआ है, लेकिन केवल IPC के लिए। IPC से जो भिन्न अपराध है, IPC का मतलब इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक, IPC से जितने भिन्न दांडिक विधियां हैं, जितने जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, दहेज प्रतिशत अधिनियम हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है, जितने भी कानून बने हुए, बहुत सारे हजारों हजार कानून बने हुए हैं, तो ऐसे कानूनों के लिए प्रक्रिया भी CRPC ही लागू होती है, जब तक उसके लिए कोई स्पेशल प्रक्रिया उस स्पेशल एक्ट में ना लिखा हुआ हो। तो ये विशेष प्रक्रिया देखिए, मैंने लिखा है विशेष प्रक्रिया विधि जैसे विशेष विधियों के साथ उपबंधित है। यानी विशेष प्रक्रिया विधि विशेष प्रक्रिया विशेष मौलिक विधियों के साथ ही थोड़े बहुत लिख दिए जाते हैं। एक चीज आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि CRPC जैसा कोई दूसरा कानून उसके पैरेलल नहीं बना हुआ है देश में, क्योंकि पूरी सेटअप CRPC में है, पूरी प्रक्रिया वहाँ लिखी है। FIR कंप्लेंट दर्ज होने से लेकर जजमेंट सुनाए जाने तक, फैसला आने तक पूरी कंप्लीट प्रक्रिया लिखी हुई है। इसलिए उसके जैसा उसके पैरेलल कोई प्रक्रिया कहीं नहीं लिखी गई। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं स्पेशल बातें बतानी है, विशेष बातें बतानी है, ठीक है, तो वो विशेष बातों को उस विशेष मौलिक विधियों में लिख दिया गया है।
मैं जैसे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, थोड़ा सा जैसे डीपी एक्ट, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर आप देखेंगे तो उसके सारे अपराध, उस अधिनियम के तहत सारे अपराध कॉग्निजेबल हैं, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। तो ये वहाँ स्पेशल लिख दिया गया। अगर वहाँ नहीं लिखा जाता तो शायद जो सीआरपीसी में मानक बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सारे अपराध संज्ञेय ना हो पाते या सारे अपराध आजमानती ना हो पाते, इसलिए वहाँ उतनी स्पेशल प्रक्रिया लिख दी गई है। ठीक, जैसे SC/ST एक्ट के सारे अपराध का ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अदालत में होगा। अगर वो नहीं लिखा गया होता तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ स्पेशल चीज़ें लिख दी गई, स्पेशल प्रक्रिया लिख दी गई। तो वो स्पेशल प्रक्रिया उस स्पेशल लॉ में लिखी गई है, और जितना नहीं लिखी गई है उतने पे सीआरपीसी लागू होती है, जितना लिख दिया गया है उतना सीआरपीसी वहाँ नहीं लागू होती है। स्पेशल विधियों में अगर कुछ जैसे स्पेशल विशेष दांडिक विधियाँ, स्थानीय दांडिक विधियाँ, इनकी स्पेशल की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इनके लिए कोई विशेष प्रक्रिया लिखी गई है थोड़ी बहुत या कुछ नहीं लिखी है तो वहाँ सीआरपीसी ही लागू होता है। जिसको जानकारी लेना होगा वो सीआरपीसी की धारा 4 पढ़ लेगा, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 4 पढ़ लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा यहाँ पे। उसी तरह से सामान्य प्रक्रिया विधि में सिविल मामलों में एक सीपीसी लिखा हुआ है, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, सीपीसी। तो सीपीसी में आप देखेंगे लगभग सभी प्रकार के सिविल विवाद जितने होते हैं, दीवानी विवाद जितने होते हैं, वो सब लगभग सीपीसी के तहत चलते हैं, जब तक कहीं किसी विशेष सिविल मौलिक विधियों या विशेष स्थानीय सिविल मौलिक विधियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था, विशेष प्रक्रिया ना लिखी गई हो। अगर विशेष लिखी है तो उतना वो विशेष लागू होगी, अन्यथा सीपीसी उस पर भी लागू होगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया विशेष प्रक्रिया विधि जैसा कि विशेष विधियों के साथ उपबंधित है। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया पूरे लॉ को, यानी पूरे भारत में जितने भी कानून हैं मोटा मोटा या तो वो मौलिक विधियां होंगी या तो वो प्रक्रिया विधि होगी, यानी या तो वो सब्सटेंटिव लॉ होगा या तो वो प्रोसीजरल लॉ होगा। जितने भी देश में कानून है मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो सब्सटेंटिव लॉ में या तो क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ होगा या सिविल सब्सटेंटिव लॉ होगा, प्रोसीजरल लॉ में या तो क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ होगा या तो सिविल प्रोसीजरल लॉ होगा, ठीक। और अगर क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ है तो इसमें से कोई एक होगा, सिविल सब्सटेंटिव लॉ है तो इन तीनों में से कोई एक होगा, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ है तो इन दोनों में से कोई एक होगा, सिविल प्रोसीजरल लॉ है तो इन दोनों में से कोई होगा। इससे बाहर कोई कानून नहीं जा सकता। अगर किसी को इतना बताने पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप उस एक्ट का नाम लिख के पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये किस श्रेणी में जाएगा, ठीक है। जो हमारे अधिवक्ता बंधु क्रिमिनल मामले का प्रैक्टिस करते हैं, कहते हैं कि हम फौजदारी मामला केवल देखते हैं, अर्थात फौजदारी मामले का मतलब है जब कभी कोई अपराध होगा, यानी दांडिक मौलिक विधि के तहत, यानी चाहे वो स्पेशल हो, चाहे लोकल हो, चाहे जनरल हो, तो वो केवल इस पे अपना प्रैक्टिस देखते हैं, केवल यहाँ पे वकालत करते हैं। कुछ लोग केवल सिविल मामलों पे प्रैक्टिस करते हैं। तो जब सिविल विधियों के तहत कोई आपका मामला विवादित होगा, जिसको दीवानी मामला कहते हैं, तो दीवानी मामला का जो अधिवक्ता होगा केवल वो देखेगा। कुछ ऐसे अधिवक्ता बंधु हैं जो ऑलराउंडर हैं, अर्थात वो सिविल मामला भी देखते हैं और फौजदारी मामला भी देखते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे अधिवक्ता बंधु हैं जो है सिविल में ही केवल ये आपका जो है कॉर्पोरेट घराने के मामलों को देखते हैं, यानी जैसे उसमें ज़मीन वगैरह का मामला हो गया, आपका ITR वगैरह कुछ लोग केवल भरते हैं, ठीक है। कुछ अधिवक्ता बंधु हैं जो सर्विस मैटर केवल देखते हैं, तो सर्विस मैटर भी सिविल मैटर की ही श्रेणी में आता है, वो क्रिमिनल मैटर की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, मैं कुछ चीज़ों को और बता दूं कि कहीं कहीं कुछ प्रोविजंस ऐसे आपको मिल जाएंगे जो हैं तो सिविल नेचर के, लेकिन उसमें भी सज़ा का प्रावधान है। कुछ ऐसे दांडिक विधियां आपको मिल जाएंगी जो हैं तो दांडिक विधियां, लेकिन वहाँ भी सिविल रेमेडी की भी बात की गई है। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें चलती हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको जरूर देखिएगा, समझिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी कमेंट में या नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ठीक। और हम लोग इसी तरह से अन्य विषयों पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और आपको समय समय पे इस वीडियो के माध्यम से विधि जगत में
ठीक है, अच्छे ज्ञान देते रहेंगे। और आपको अगर पीसीएचए की, एपीओ की तैयारी करना है, एचजीएस की तैयारी करना है, आपको एलएलबी के दौरान एकेडमिक एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, या एलएलएम में, या जो भी नेट क्वालिफाई करना, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए विधि क्षेत्र में आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास जैसा भी आपको सुविधाजनक हो उस तरह से आप ले सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।